हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड और दोनों के पास साइन अपोजिट होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल होती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के पास जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। उसका सिंबल P विच इज इक्वल टू Q डॉट 2L। ओके, इसके बाद हमने ये देखा था कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और उसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई E इक्वल टू 2kP अपॉन r3। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q प्लस। ओके, अब इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जैसे इक्वेटर क्या होता है? अर्थ का, जो अर्थ को दो स्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, इक्वेटर एक ग्रेट सर्किल होता है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वैसे ही इक्वेटोरियल लाइन इस डायपोल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वेटोरियल लाइन ये है, ये इस डायपोल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब यहां से ये इसका सेंटर हुआ, ये डिस्टेंस हुई L और ये डिस्टेंस हुई L। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है डायपोल की? लेंथ कितनी होती है? 2L। यहां पर हमें ये इक्वेटोरियल लाइन है और इस पे ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P की O से डिस्टेंस R है और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है उस पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा Q0। ओके, अब प्लस Q ने इस टेस्ट चार्ज को क्या किया? रिपेल किया। ओके, तो ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल। ये क्या हो गया? डायरेक्शन E वेक्टर प्लस Q Q0 को क्या किया? रिपेल किया। ओके, माइनस Q0 को क्या करेगा? आगे। तो इसके लिए हम इसको हाईलाइट करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E वेक्टर ड्यू टू प्लस Q ने इसको रिपेल किया। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? E वेक्टर प्लस Q। और माइनस Q ने Q0 को क्या किया? अट्रैक्ट किया। माइनस Q ने Q0 को अट्रैक्ट किया। तो ये डायरेक्शन हो गई E वेक्टर माइनस Q। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है बात। अब आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है? L। ये डिस्टेंस कितनी है? L। ये कितना है? R। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कौन सा ट्रायंगल बना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना होगा? सेम आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। हम उनको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इनके कंपोनेंट्स लेने होंगे, हमें इनको कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा। ओके, तो कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या? ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? थीटा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, एक बात ध्यान दीजिए, याद कीजिए, ये लाइन के साथ इस लाइन ने एंगल बनाया थीटा, इस लाइन ने भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा। ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन में से कितना एंगल बनाया? थीटा। ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। कौन सा एंगल हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये याद रखना है। ओके, अब मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। E वेक्टर प्लस Q, जहां से एंगल बनता है उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और वो होता है cos थीटा। तो दिस इज E वेक्टर प्लस Q cos थीटा। E प्लस Q cos थीटा। तो E वेक्टर प्लस Q का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस Q sin थीटा। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। इसका ध्यान दीजिए, E वेक्टर माइनस Q, यहां से एंगल कितना बना? थीटा। जहां से एंगल थीटा बनता है वहां पे हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? cos कंपोनेंट। तो E माइनस Q का cos कंपोनेंट क्या होगा? E माइनस Q cos थीटा, वो भी इसी डायरेक्शन में है। ये दोनों, ये ध्यान दीजिए वापस से, E वेक्टर प्लस Q, यहां से कितना एंगल बना है? थीटा। तो E वेक्टर प्लस Q का cos थीटा ये हो जाएगा। E वेक्टर माइनस Q, यहां से एंगल बना थीटा, ये E वेक्टर माइनस Q cos थीटा। ओके, अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना? E माइनस Q sin थीटा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस Q से प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q। ओके, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे वो किसके रेफरेंस में करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रेफरेंस में हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक्सिल के लिए किया था। ओके, अब इधर देखिए, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q। आपको याद होगा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला kq/r²। E वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। E वेक्टर प्लस Q, K Q और डिस्टेंस प्लस Q की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? r² प्लस l², और इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर से देखिए, kq/r² होता है, r कितना है? डिस्टेंस कितनी है? √r² प्लस l², इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? रूट हटेगा, r² प्लस l²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ड्यू टू चार्ज माइनस Q कितना होगा? E माइनस Q KQ, इसका मैग्नीट्यूड Q, डिस्टेंस सेम r² प्लस l², होल √r² प्लस l² का होल स्क्वायर करेंगे, r² प्लस l²। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। फिर से देखिए, ये प्लस Q इसको रिपेल कर रहा है S, ये माइनस Q अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने दो कंपोनेंट निकाले, cos थीटा कंपोनेंट दोनों के और दोनों के sin थीटा। दोनों के sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। आप देखें, मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट है, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। दोनों के cos कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अब
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। अपोजिट के लिए क्या आएगा? ये बात एक बार वापस देखिए। हम डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रेफरेंस में ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, वेक्टर में लेंगे तो टोटल कितना है? ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इस लाइन को लिखना है। यहां पर लिखते हैं साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज cancel out because due to equal in magnitude and opposite in direction. Cos component of electric field intensity are in same direction, so total electric field intensity is in cos component of electric field, cos component of electric, sin component कैंसिल हो गए, cos कंपोनेंट ऐड हो गए। तो टोटल cos कंपोनेंट को लिखेंगे E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा। E प्लस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू cos थीटा। ओके, टोटल ऐड हो रहे हैं इनकी डायरेक्शन। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके रेफरेंस में ले रहे हैं हम डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट की रेफरेंस में। हम डायरेक्शन किसके रेफरेंस में ले रहे हैं? डायपोल मोमेंट के रेफरेंस में। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर, तो आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस and direction of total electric field intensity is in opposite to direction of electric dipole moment. अब वैल्यू पुट करने पर माइनस E प्लस क्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे कितना आया? cos थीटा। E माइनस क्यू की वैल्यू भी सेम है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। पी है, दोनों ऐड हो जाएंगे। E वेक्टर इक्वल टू माइनस 2kq cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहां आएगा पी कैप। ओके, इसे cos थीटा को सॉल्व करेंगे। cos थीटा को सॉल्व करने के लिए डायग्राम में देखिए, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? L। हाइपोटेनियस कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2kq और cos थीटा की जगह रखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज L, hypotenuse is R square plus L square half. Base on hypotenuse यहाँ आया P है। E वेक्टर माइनस, एक मिनट ध्यान दीजिए, K को मैं आगे रखता हूं Q 2
इसकी पावर कितनी है, हाफ। बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, कितनी हो जाएगी, 3/2। ओके, के Q2L R² + L² 3/2। Q2L कौन सी क्वांटिटी बनी, P। ये याद रखिए, Q2L कौन सी क्वांटिटी बनी, P। यहां पे हम क्या लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के P अपॉन R² + L² 3/2। यहां पे क्या है, डायरेक्शन P है। बट वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन plus Q and minus Q is very small, that's why we can neglect L²। डिस्टेंस कम होने के कारण हमने L² को can be neglected। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस KP R²। अब L² को नेग्लेक्ट कर दिया तो पावर कितनी आ गई, 3/2 P है। इसको सॉल्व करेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस KP R³ P कैप। आगे और देखते हैं तो आपको याद है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो यहां से A वेक्टर बराबर क्या बना, A कैप। तो हम P कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस KP वेक्टर अपॉन R³। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसके अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट एक्सियल या एट एक्सियल पॉइंट। अभी हम दोनों एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर जो भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में कंपैरिजन, दोनों को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम सबसे पहले हमें अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना है, E वेक्टर यहां पे लिखेंगे एक्सियल और इसका फॉर्मूला है 2kP वेक्टर अपॉन R³। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है, इक्वेटोरियल वेक्टर और डायरेक्शन अपोजिट माइनस KP वेक्टर अपॉन R³, माइनस KP वेक्टर अपॉन R³। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, अब दोनों में कंपैरिजन देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाइंग बाय -2 इन इक्वेशन सेकंड। यहां -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2kP वेक्टर अपॉन R³। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से इनके ये पार्ट इक्वल हैं, तो क्या होगा, E एक्सियल इक्वल्स टू -2E इक्वेटोरियल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। E एक्सियल इक्वल्स टू -2E इक्वेटोरियल। इसका मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होती है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है।